आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब चैनल पर किसी न किसी करंट इवेंट पर एक टॉपिक बनाकर लाता हूं। आज मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर महंगाई को लेकर के एक परिचर्चा पर विश्लेषक के रूप में उपस्थित था और उस पर मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन क्योंकि टीवी पर डिबेट की अपनी बाध्यताएं होती हैं, तो इसलिए मैं जो बातें उस टीवी डिबेट पर रह गई थी उसको लेकर के मैं आपके सामने अपना वीडियो बना करके लेके आया हूँ। आज जो मैं वीडियो लॉन्च करूंगा उसमें TV9 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उस लिंक को भी डाल दूंगा। अगर आप उस डिबेट को सुनेंगे तो उसके बाद आज की डिबेट और आपको ज़्यादा सार्थक तरीके से समझ पर आएगी। आज जो डिबेट थी वो थी महंगाई को लेकर के, यानी इन्फ्लेशन को लेकर के, और उसका सरलीकरण था TV9 पर कि महंगाई का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, मैं समझाने जा रहा हूँ, आप समझने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के टर्म में इन्फ्लेशन या महंगाई का क्या मतलब होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है डे बाय डे सभी चीज़ों पर वस्तुओं का महंगा हो जाना। अगर किसी एक या दो वस्तु पर महंगाई, चीज़ें अचानक बहुत महंगी होती हैं, सूखा पड़ने पर, प्रोडक्शन कम होने पर या और किसी कारण से, तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता। मेरी बात समझ में आ रही होगी। वो इन्फ्लेशन नहीं। जब सभी वस्तुएं या लगभग सभी वस्तुएं महंगी होने लगे और उनकी गति लगातार बढ़ती रहे तो वो इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन दो तरीके से हो सकती है। पहला कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है डिमांड कास्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इनमें से खतरनाक कौन सी होती है और होता क्या है? जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मूल्य वृद्धि के द्वारा, इकोनॉमिक्स की टर्म में ये ज्यादा खतरनाक होता है जब इसमें जो वेजेस है यानी सैलरीज और रॉ मटेरियल है ये ज्यादा महंगा होने लगता है और उसकी वजह से महंगाई आती है, तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें मांग के द्वारा उत्पन्न मुद्रास्फीति, यानी प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट। उत्पादन तो कांस्टेंट रहे लेकिन मनी, धन लोगों के पास ज्यादा आ जाए। अगर ये होता है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। तो ये है इन्फ्लेशन। और हुआ क्या? कोरोना हुआ तो एकदम से उद्योग बंद करने पड़े, इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से सरकार को ज़्यादा पैसा मार्केट में डालना पड़ा, लेकिन नया प्रोडक्शन तो उस गति से बढ़ा नहीं। तो पहले क्या हुआ? जो महंगाई आई, इन्फ्लेशन आया, वो सरकार के उस प्रयास से आया, इसको इकोनॉमी को गति डालने के लिए उसे ज़्यादा पैसा मार्केट में डालना पड़ा। और हमने आपको क्या बताया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आती है जब क्या होता है, प्रोडक्शन तो कांस्टेंट रहे लेकिन लोगों के पास धन ज्यादा आ जाए। तो सरकार ने बहुत लोन बांटा, बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत सारा पैसा दिया जिससे कि इकोनॉमी में गति आए। तो जब लोगों के पास पैसा पहुंचा लेकिन प्रोडक्शन तो उतनी तेजी से बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई। चलो ठीक है, लेकिन जब तक ये मैनेज होती तब तक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गई, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट गैसेस बहुत महंगे हो गए और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। यानी इन्फ्लेशन के दोनों प्रकार, जहां वेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, जहां रॉ मटेरियल महंगा है, जहां उसका प्रोडक्शन महंगा है, और दूसरा पहले से डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी। तो जहां पहले से लोगों के पास पैसा था लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही थी, उससे महंगाई थी। और अब वेजेस महंगे हो गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उससे भी महंगाई हो गई। तो महंगाई की चौतरफा मार आपको दिखाई देने लगी। शायद उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। महंगाई दो तरीके से बढ़ती है सामान्य भाषा में। पहले ये कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए लेकिन प्रोडक्शन उस गति में ना बढ़े, ये सरकार ने कोरोना काल में किया। दूसरा ये कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, यानी वेजेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ जाए, और उसकी वजह से, इस पे शायद ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, वेजेस और प्रोडक्शन कॉस्ट, ये अगर बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ती है, ये और ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसकी वजह से महंगाई हमें बहुत ज़्यादा तरीके से सता रही है, क्योंकि दोनों तरीके से वो हम पर प्रभाव डाल रही है। तो
ये बिंदु उसमें रह गया, तो उस वीडियो पर अमिताभ जी के साथ जब हम लोग पर चर्चा कर रहे थे वो मैटर उसमें रह गया था बताने के लिए। दूसरा जो एक टॉपिक है हमारे एक माफ करना, एक हमारे जो वो हैं क्या बोलते हैं सपा के जो नेता थे, उन्होंने एक बात कही थी, उसको लेकर के आज भी जो महंगाई को समझाने में जो चीजें रह गई थी उसको लेकर के मैंने बात कही है। हमारे सपा के मित्र ने एक बात कही थी कि बीजेपी सरकार मंदिर बनवा करके और भगवान राम के मंदिर के नाम पर लूट कर रही है, मंदिर का निर्माण कर रही है और इससे महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों का ध्यान हटा रही है, उनको नहीं पता। उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, अपने वीडियो पर पूरी सुनता है, मैं विधिवत बताऊंगा। आप देखिए जो टेम्पल है, मंदिर है, इसे आप केवल धार्मिक आस्था का केंद्र न माने। भारत में, विश्व में जो चलता होगा, भारत में नहीं। भारत के जितने ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल शहर हैं उनमें सारे टेम्पल सिटी है। जितने भी ऐतिहासिक शहर है भारत में सब मंदिर शहर है। अब मंदिर से शहर कैसे बनता था इस पे एक पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, माफ करिएगा अगर मंदिर की तस्वीर मैं अच्छी ना बना पाऊं, ये हमारे गॉड हैं, जिस भी ईश्वर की मूर्ति हो, विष्णु जी हो, राम जी हो, जो भी है, कृष्ण जी हो, जो भी जो हमारे आराध्य हैं, हम जब उनका मंदिर बनाते हैं, मंदिर का एक पुजारी होता है, वो जाके यहाँ रहने लगता है, फिर उसका परिवार। अच्छा, मंदिर के बाद क्या हुआ, राजा उसको सपोर्ट करता है, भेंट देता है जमीन में प्रोडक्शन, जिससे रेवेन्यू आता है, मंदिर में लोग चढ़ावा करते हैं जिससे रेवेन्यू आता है, पैसा आने लगा। उसके साथ में फिर मंदिर की जरूरतें पूरी करने के लिए मार्केट, बाजार बना। बाजार में केवल भगवान के चढ़ाने के रूप में ही नहीं, आज भी आप देखेंगे मार्केट में जो चढ़ावा जो भगवान जी को चढ़ाता है वो सामान मिलता है, और पूरा का पूरा कॉमर्शियल मार्केट, यानी आप देखेंगे कॉमर्शियल मार्केट में भी तैयार हो जाता है। आप चाहे वैष्णो देवी मंदिर देखें, चाहे शनि सिंगनापुर मंदिर देखें, चाहे मेरा कुर्मी गांव का मंदिर देखें, वहाँ भगवान के प्रसाद की भी दुकानें हैं, लेकिन क्या केवल भगवान जी के प्रसाद की दुकानें हैं? तो इसलिए दोस्तों, मंदिर जो है वो टेम्पल सिटी का निर्माण करता है। भारत के जितने भी ओल्डेस्ट बिग सिटीज हैं, सब मंदिरों से ऊर्जा लेकर के उनका विकास हुआ है। एक उदाहरण, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद पूरे अयोध्या शहर का आज आसपास के 4-5 जिलों का कायाकल्प होने वाला है। वहाँ के किसानों को 10-10 गुना जमीन रेट पर भूमि के धन मिल रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप होती है, उसके होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसके साथ में हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री डेवलप होगी, या उसके मतलब बहुत सारे उसके आयाम होते हैं। तो मंदिर केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं रह जाते हैं। मंदिर हमारे आर्थिक गतिविधियों का, धार्मिक, पहले वो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनते हैं, फिर बाद में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनते हैं। तो भारत की इकोनॉमी टेम्पल इकोनॉमी भी कही जा सकती है, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। दोस्तों, मेरे पास अभी उतनी तकनीक नहीं है, या मैं उतना नहीं जानता हूं, जब कोई असिस्टेंट होगा मैं वो काम कराऊंगा, लेकिन आज भी एडजस्ट कर लीजिएगा। कायदे से मुझे इसके बीच में वो वीडियोस डालने चाहिए जो अमिताभ जी के साथ परिचर्चा में हैं, तो शायद ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन क्योंकि मैं उतना टेक्नोलॉजिकली रिच नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि महंगाई क्या होती है, जो उस डिबेट में मैं नहीं बता पाया, और दूसरा बताया कि जो महंगाई है, ये जो मंदिर है, टेम्पल सिटी का क्या कारण है। तो इस वीडियो का आप वो वीडियो ना भी देखेंगे तो दो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। पहला, मनी इन्फ्लेशन क्या होता है और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा, मंदिर कल्चर, टेम्पल कल्चर केवल हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, वो तो है ही धार्मिक आस्था का केंद्र, लेकिन वो हमारी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र इतिहास में हमेशा रहा। तो आज दो बिंदु हमें आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है, और दूसरा टेम्पल इकोनॉमी क्या है,
मंदिर अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर है। और आप अगर अमिताभ जी के साथ मेरे उस डिस्क वीडियो को आप देख लेंगे, हो सकता है मैं अपने चैनल पे भी उस वीडियो को लेकर के आऊँ कल तक, तो उसके बाद आपको दोनों चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आपके ज्ञान का वर्धन करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।